नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बात विधानसभा सत्र की कर लेते हैं। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। तो प्रश्नकाल के साथ आज सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तमाम ये विभाग जिनसे सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद जो मंत्री होंगे वो उनका जवाब देंगे। सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। लोकायुक्त राजस्थान की वार्षिक प्रतिवेदन पर सदन में विचार भी होगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जयपुर से, जहां विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्न काल के साथ शुरू होगी, जिसमें सवाल और जवाब पूछे जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि लोकायुक्त राजस्थान की वार्षिक के प्रतिवेदन पर सदन में विचार भी किया जाएगा। तो आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। नगरीय विकास, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब इसमें रखे जाएंगे। 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा रहने वाली है। तो महत्वपूर्ण है, आज कई विभागों पर सवाल जवाब रहने वाले हैं। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज शपथ ग्रहण करेंगे नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। आज शपथ लेंगे। आपको जानकारी दे दें कि शाम 4 बजे राजभवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव जो हैं शपथ दिलवाएंगे। और इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। कल नवनियुक्त राज्यपाल जयपुर पहुंचे, जहां पर CM भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया था। और आज जो है शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है और डिप्टी CM इस दौरान मौजूद रहे स्वागत के लिए नवनियुक्त राज्यपाल के। और आपको जानकारी दे दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं आज शपथ लेने वाले हैं। कलराज मिश्र जो पूर्व राज्यपाल राजस्थान के थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई जिम्मेदारी मिलने वाली थी। कई नाम चर्चाओं में थे, लेकिन आखिरकार हरिभाऊ किशन राव बागड़े को ये जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं और ऐसे में अब जिम्मेदारी राजस्थान की है। CS सुधांश पंत भी इस दौरान मौजूद रहे उनको रिसीव करने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री भी वहां पर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे वेलकम करने के लिए। और आज का दिन महत्वपूर्ण है। राजभवन में पूरी तैयारियां की गई हैं क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव शपथ दिलाएंगे और नवनियुक्त राज्यपाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला गर्मा गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है और इस घटना के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर भी एक्शन मोड में आ चुका है। रिपोर्ट देखिए। हादसे के बाद नींद से जागे जिम्मेदार। वहाँ फायर NOC नहीं मिली, वहाँ कक्षाएं जो है 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ स्पेस बहुत कम है। इसके साथ में वो बिल्डिंग परमिशन भी नहीं दिखा रहे थे। हाथ लगाते ही गड़बड़ियों की मिली भरमार। गुरु कृपा और कलाम कोचिंग पर ताला। सुरक्षा के इंतजाम में निकला गड़बड़ झाला। जयपुर में सरकार और प्रशासन ने 2 दिन पहले ही कोचिंग और लाइब्रेरी के भवनों की सुरक्षा की जांच के आदेश दिए, लेकिन जब न्यूज 18 राजस्थान की टीम कोचिंग वाले इलाके में पहुंची तो हालात चौंकाने वाले थे। तो शायद आपको अंदाजा हुआ कि कितने बच्चे एक कोचिंग सिटिंग में बैठे हुए हैं एक साथ बिना किसी सुरक्षा मानकों के। सबको यहाँ पर बिठाया हुआ है और कोई पैरामीटर ही नहीं है। कितने बच्चों का बैच है, कितनी क्लास है, सुरक्षा के क्या मानक है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा देख करके अब बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है और जिस तरह की सिचुएशन है
उसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीचे कुंडी लगा करके रोकने की कोशिश क्यों की जाती है। मेयर दिन में करीब 2 बजे सबसे पहले गोपालपुरा बाईपास स्थित गुरु कृपा कोचिंग सेंटर पहुंची। यहां उन्होंने मैनेजमेंट से फायर एनओसी दिखाने और बिल्डिंग में लगे फायर उपकरण चेक कराने के निर्देश दिए। मौके पर फायर एनओसी नहीं होने पर उन्होंने मानसरोवर जोन उपायुक्त और फायर उपायुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद शाम करीब 4 बजे गुरु कृपा कोचिंग पर ताला जड़ दिया गया। मेयर ने कोचिंग सेंटर में संचालित क्लासरूम का भी दौरा किया और क्लास में मौजूद बच्चों से मिलकर पढ़ाई लिखाई के लिए जान जोखिम में नहीं डालने की अपील की। जयपुर के गोपालपुरा की तंग गलियों में कोचिंग और लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी। गोपालपुरा में करीब 150 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान बेसमेंट में किसी भी तरह की गतिविधि संचालित करना गैर कानूनी है। सूबे में कोचिंग संचालन के लिए एक्ट बने हुए हैं, जिसमें कोचिंग संचालन के लिए भवन के लिए लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है, मगर सभी कोचिंग संस्थान आवासीय कॉलोनी में संचालित हो रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 95% से ज्यादा के पास फायर एनओसी तक नहीं है। बच्चों का ही भविष्य का ही सवाल है, तभी हमें अपन ये नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक ही छत पे 700 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। भगवान करे कभी ऐसा नहीं हो, कोई हादसा होता है तो कम से कम उनकी सुरक्षा अपने लिए सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जी, उनके बैठने की व्यवस्था हो, उसको बाकायदा बैठने की व्यवस्था हो, कानून की पालना की जाए, स्पेस हो। दम घुटता है वहाँ पढ़ाई तो दूसरी बात है, वहाँ घुसते ही दम घुटता है, तो बच्चे ऐसे में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। मेयर ने बच्चों को निगम के बनाए नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए बच्चों से कहा, अगर उन्हें लगता है कि उनके कोचिंग सेंटर पर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा है तो इसकी शिकायत वो नगर निगम प्रशासन से कर सकते हैं। मेयर सौम्य गुर्जर ने बताया कि मुख्यालय लेवल पर विशेष कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही शहर का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। देर से ही सही, लेकिन शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। लेकिन एक जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। करियर बनाने के लिए कोई अभिभावक अपने बच्चों की जान कैसे जोखिम में डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर का पहला सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट के तहत B2 बाईपास क्लोवर लीफ का आज से यातायात शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आमजन की राह सुगम होगी। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल ने बताया कि B2 बाईपास जंक्शन को सिग्नल फ्री करने के बाद किसी भी दिशा से आने वाला यातायात किसी भी दिशा में निर्बाध रूप से जा सकेगा। जवाहर सर्किल से मानसरोवर, मानसरोवर से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाला यातायात अंडरपास का उपयोग करते हुए गुजर सकेगा। वहीं सांगानेर की ओर से आने वाला यातायात बाई ओर मानसरोवर की तरफ व सीधा जयपुर शहर की तरफ जा सकेगा। इसके अलावा क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए जवाहर सर्किल व जगतपुरा की ओर जा सकेगा। दुर्गापुरा की ओर से आने वाला यातायात सीधा सांगानेर की तरफ जा सकेगा और मानसरोवर के लिए क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए जा सकेगा। वहीं मानसरोवर से आने वाला यातायात क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए सांगानेर की तरफ जा सकेगा। और इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 161 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट के तहत B2 बाईपास अंडरपास का 15 मार्च 2024 को लोकार्पण किया जा चुका है। विधानसभा में अपशब्द कहने के मामले में शांति धारीवाल ने माफी मांग ली है, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए माफी दे दी है। साथ ही धारीवाल पर 2 दिन कार्यवाही में हिस्सा लेने पर भी रोक लगाई गई है। रिपोर्ट देखिए। आप सदन से माफी मांगो, सदन की तो बात बता रहा हूँ। वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ, बात खत्म। चेयर के लिए ये कह दिया। करीब 4 दिन पहले सदन में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल सरकार को घेरने के लिए खड़े तो हुए, लेकिन सभापति के लिए उनके मुंह से निकले अपशब्द से वो और उनकी पार्टी दोनों घिर गए। 3 दिनों तक इस मामले को लेकर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। वहीं सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने इसकी निंदा की और माफी की मांग भी की, जिसको लेकर आखिरकार मंगलवार को शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांगी। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था।
कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी क्योंकि दरअसल 4 दिन पहले सदन में कार्रवाई के दौरान कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा सभापति की सीट पर आसीन थे और धारीवाल बोल रहे थे। ऐसे में जब सभापति ने उन्हें बोलने से टोका तो धारीवाल ने उन्हें जवाब देते हुए अपशब्द का इस्तेमाल किया। इस पर भारी बवाल हुआ। 5 मिनट दे दो बस मुझे। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। इस बयान पर स्पीकर की कड़ी चेतावनी के बाद धारीवाल को माफी मिल गई। साथ ही स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को 2 दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी। कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको करूंगा। माताओं के सामने ऐसा शब्द कर सकें, इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हुआ। इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुनने तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो, चाहे कोई भी हो। वहीं इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी धारीवाल के बयान को गलत बताया और सदन में माफी मांगी। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा, कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि मेरे पक्ष के, मेरे दल के सदस्य हैं और हमारा पूरा दल भी इस चीज को लेकर आहत है। मैं स्वयं भी मैं खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का इस सदन के अंदर कोई जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए। इस चीज का मुझे दुख है। बता दें, इससे पहले भी शांति धारीवाल अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान विधानसभा में राजस्थान को रेप के मामले में नंबर 1 बताने पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया था। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। अब उसका क्या करें, ये है। सदन में चुने हुए प्रतिनिधियों का आचरण गरिमामय हो, ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से सदन की मर्यादा भंग होती है और इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे में स्पीकर देवनानी ने जो फैसला लिया वो सदन के दूसरे सदस्यों के लिए एक सबक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात आपको कोटा के देवली माझी की बता देते हैं, जहां देवली माझी इलाके में नदी की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में बहने वाले युवक का 5 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। नदियों में पानी का बहाव तेज होने के चलते पहले रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा। माना जा रहा है कि युवक बहते हुए कई किलोमीटर दूर तक पहुंच गया होगा और स्थानीय लोगों के साथ ही गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश कर रही है, लेकिन 5 दिन बाद भी युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। युवक रामलाल बारा का निवासी है और खेत में काम करने जा रहा था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। फिलहाल देवली माझी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
तो आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें देवली माझी कोटा की, जहां खेत पर काम करने जा रहा युवक तेज बहाव के पानी में पता नहीं कहां चला गया। 5 दिन से लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक इस युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि गांव वाले बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ग्रामीणों के हाथ में भी नहीं आया। अब अंदाजा सब यही लगा रहे हैं कि पानी के तेज बहाव में वो कहीं दूर चला गया होगा। हालांकि 5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी कोटा के देवली माझी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो शख्स जल्द से जल्द मिल जाए। और झुंझुनू के सिंघाना से बड़ी खबर है, जहां पर युवक की हत्या कर सिंघाना सरकारी अस्पताल में डालकर गायब हो गई हैं। बोलेरो में धारदार हथियारों से हत्या करके लाए थे अस्पताल। रात करीब 11 बजे लहूलुहान हालत में पटक कर अस्पताल चले गए थे। धारदार हथियार से युवक पर 3 गहरी चोटें, गर्दन भी उसकी कटी हुई है। शव अभी पहचान उसकी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि डीएसपी नोपाराम सहित पुलिस जाब्ता आरोपियों की धरपकड़ में जुटा हुआ है। 4 से 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लेने की सूचना सामने आई है, लेकिन अपने आप में बेहद ही बड़ा मामला है। युवक की हत्या की जाती है, उसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में डालकर गायब हो जाते हैं। बोलेरो में धारदार हथियारों से हत्या की जाती है और उसके बाद अस्पताल में फेंक कर आरोपी फरार भी हो जाते हैं। रात 11 बजे की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता कृष्ण है। कृष्ण, युवक की हत्या मामले में क्या जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंघाना थाना इलाके में सिंघाना शहर में ही सामुदायिक अस्पताल है, वहां पर रात को है वो एक बोलेरो के अंदर 5 से अधिक लोग हैं, वो एक युवक को लाते हैं और फिर उसको सरकारी अस्पताल में डालकर है वो चले जाते हैं। युवक के गर्दन पे कटे हुए हैं, साथ ही 3 से 4 और गंभीर घाव है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। वहीं इस घटना के बाद उस इलाके की पुलिस है वो एक्टिव है और जो बुहाना डिप्टी है नोपाराम, उन्होंने तमाम इलाकों की नाकाबंदी करवाई है। वहीं पुलिस की ओर से 5 से 6 लोगों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। जी अब ये बताइए कि क्या जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं कृष्ण, अब उनसे क्या जानकारी मिल पाई है कि क्यों हत्या की गई थी? अभी पुलिस है वो उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में जो डीएसपी नोपाराम है उनकी ओर से जानकारी दी जाएगी। शुरुआती तौर पर जो जानकारी है वो कि 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी ठीक है, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, रात 11 बजे का ये पूरा मामला है, सीसीटीवी लगे होंगे अस्पताल में, पुलिस क्या सीसीटीवी से कुछ अंदाजा लगा पाई है अभी तक? और क्या पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है उस क्षेत्र में? जी मैं आपको बता दूं कि ये सिंघाना का जो सरकारी सामुदायिक अस्पताल है, इसमें सीसीटीवी नहीं है और इसमें रात को है वो बोलेरो में लेके आते हैं और अस्पताल में डालकर चले जाते हैं। वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात स्टाफ रहता है वो उसको संभालता है, फिर उसके बाद उसको चेक किया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, फिर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस है वो तुरंत एक्टिव होती है और नाकाबंदी करवाई जाती है। इसी दौरान 4 से 5 लोग हैं वो हिरासत में लिए जाते हैं। तो पूरे मामले को लेकर पुलिस जुटी हुई है और जो डीएसपी नोपाराम है वो लगातार ठीक है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि किसी भी शख्स को मौत के घाट उतारना कितना आसान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी देने के लिए। और मानसून का पहला चरण पूरा हो चुका है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में मानसून ने सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया है और प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, 12 जिलों में असामान्य बारिश भी देखने को मिली है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश के 13 जिलों में अब भी सामान्य बारिश का इंतजार किया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में एंट्री के साथ ही झमाझम बारिश से लगा कि इस बार सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन जुलाई महीना पूरा होते होते यह साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के 50 जिलों में से 13 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, पाली, सांचौर, सिरोही और सलूंबर में
सामान्य से कम बारिश रिपोर्ट की गई है। जुलाई के महीने में प्रदेश ने बेशक सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया हो, लेकिन 13 जिले ऐसे हैं जहां पर अब भी सामान्य बारिश की दरकार है। चिंता की बात यह है कि इन जिलों में 30% तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में अब तक 206.37 mm यानी सामान्य से 0.87% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जिलेवार बात करें तो प्रदेश के 23 जिलों में सामान्य और 12 जिलों में सामान्य से ज्यादा और 2 जिले टोंक और धौलपुर में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार टोंक में सामान्य से 72% और धौलपुर में सामान्य से 65% ज्यादा बारिश रिपोर्ट की गई है। इसी तरह डीडवाना, कुचामन, भरतपुर, टीग, गंगापुर सिटी, करौली, अनूपगढ़, दूदू, चूरू, अलवर, दौसा, बूंदी और कोटा में सामान्य। और पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह और मनु भाकर समेत सभी भारतीय दल को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सम्मानित किया है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। नीता अंबानी ने सम्मानित किया उन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश के लिए मेडल लेकर आए हैं। पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान भी इस दौरान किया गया। ब्रॉन्ज मेडल विजेता सरबजोत सिंह का सम्मान किया गया और इस दौरान नीता अंबानी ने उनको सम्मानित किया। तो आपको बता दें कि 10 मीटर शूटिंग मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजीत सिंह को आप देख रहे हैं, जहां पर फ्रांस में चल रहे पेरिस ओलंपिक्स में उनका सम्मान करते हुए रिलायंस चेयरपर्सन नीता अंबानी नजर आ रही हैं। Every single one of you has made us, all Indians, hold our heads higher with pride. Athletes, you have shown us that the power to inspire lies in the courage to break barriers and redefine the possibilities of future generations. You have shown us that the power to inspire lies in your hard work, dedication, tireless long hours of training, and of course, the support and blessings of your parents and families. और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।